नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज हम बात कर रहे हैं उन विशेष बच्चों की शिक्षा के बारे में जिनकी ज़रूरतें भी खास हैं। देश में फ़िलहाल शिक्षा का स्तर कैसा है और शिक्षा व्यवस्था में किस तरह की समस्याएं हैं, ये जानने के लिए एनसीईआरटी ने देश भर में एक सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक 99% छात्रों की इच्छा ये है, वो छात्र खासकर जो खास हैं, जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, वो आम स्कूलों में पढ़ने जाना चाहते हैं, यानी कि जिसमें आम बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन 50% से ज़्यादा टीचर्स को ये पता नहीं है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाए। तो कैसे ये खास बच्चे आम स्कूलों में जाएं जहां टीचर्स को ये पता नहीं है कि उन्हें हैंडल कैसे किया जाए। इसके अलावा समस्याएं और भी कई तरह की हैं। डिसेबिलिटी बहुत तरह की है, उसको लेकर समस्याएं भी उतनी ही तरह की हैं। सोसाइटी किस तरह से ट्रीट करती है, स्कूल किस तरह से ट्रीट करते हैं, और ख़ासकर बहस इस बात पर भी है कि क्या इन बच्चों को ख़ास स्कूलों में भेजा जाए या आम स्कूलों में भेजा जाए। इसको भी लेकर एक लंबी बहस है कि आखिर इनका जो विकास है वो किस तरीके से बेहतर होगा। देश देशांतर में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले खास मेहमानों से मुलाकात से पहले इस खास रिपोर्ट पर एक नज़र। विशेष तौर पर सक्षम बच्चों में से 99% बच्चे आम स्कूलों में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन स्कूल में अधिकतर अध्यापकों की इन बच्चों की जरूरतों को ना समझ पाना बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। बच्चों को खासकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने, बोलने और पेन से लिखने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन आम बच्चों की तरह इन बच्चों को दोस्त बनाने और कंप्यूटर पर काम करने में मुश्किल नहीं होती है। सर्वे के मुताबिक 57% अध्यापकों को बच्चों की बातें समझने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, जबकि 88% अध्यापक इन बच्चों की जरूरतों के बारे में कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। अध्ययन में IEDSS स्कीम का आकलन किया गया। इसमें पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाने और हॉस्टल जैसी सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है। कभी भी बच्चे का भविष्य उसकी बुनियादी शिक्षा पर निर्भर करता है। बुनियादी शिक्षा ही उच्च शिक्षा, करियर, सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। एनसीईआरटी की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट और सुझाव से व्यवस्था में बदलाव की संभावना है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपको बताती है कि आखिर समस्या क्या है और समाधान क्या इसका हो सकता है, और समस्या के जो बड़ा पहलू है वो क्या है। जानने के लिए बहस में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर यशपाल, जो कि जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। इसके अलावा JS राजपूत, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। प्रोफेसर अनीता रामपाल एजुकेशन पढ़ाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और साथ ही डॉक्टर उमा तुली, फाउंडर एंड मैनेजिंग सेक्रेटरी अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि खासकर इन बच्चों के लिए काम करते हैं। इन चारों मेहमानों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, समस्या की जड़ तक हम पहुँचेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर यशपाल, ये बताइए कि जो हम शुरुआत करते हैं घर से, जब एक स्पेशल बच्चा, या जिसे हम पहले डिसेबल कहा करते थे, वो डिसेबल बच्चा जब पैदा होता है तो शुरुआत क्या समस्या की वहीं से हो जाती है कि माँ बाप कैसे ट्रीट करते हैं उसे? हाँ, स्पेशल बच्चों का तो एक ये है कि अगर आप कोशिश ये करेंगे कि उनको बिल्कुल अलग रखें बाकी बच्चों से, तो उनको उम्र भर के लिए उनको अलग बना देते हैं, कभी ठीक नहीं होते। और दूसरा ये है कि ऐसे बच्चे अगर दूसरों के साथ नहीं कभी भी रहेंगे, दूसरों को पता नहीं लगता कि समाज है क्या है जी, और किस प्रकार से लोगों के साथ रहना, बहुत नुकसान उनका भी होता है। ये हमने समझा नहीं बहुत सारी जगह पे। तो हम इस स्पेशल को इस तरह से समझते हैं और कोई देख ना ले कि इसकी क्या गड़बड़ है। So I think this is very bad. लेकिन ये जो सर्वे है एनसीईआरटी का, ये बता रहा है कि जो अगर आम स्कूलों में भेजने की हम कोशिश करें, रेगुलर स्कूलों में भेजने की कोशिश करें, तो वहाँ 50% से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो ये नहीं समझते कि आखिर इन बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाए, बर्ताव कैसे किया जाए, इन्हें पढ़ाया कैसे जाए। यार, टीचर समझेंगे कैसे जब तक ऐसे बच्चों के साथ रहेंगे नहीं। फोर्स ना करिए, पर आपको काफ़ी स्कूल ऐसे मिलेंगे जहाँ टीचर भी कुछ करना चाहेंगे और कोशिश करना चाहेंगे कि ये बच्चे और दूसरे साथ में कैसे जाते हैं। वो हैरान होंगे कि बच्चे एक दूसरे को कैसा सपोर्ट देते हैं। जी, ये बड़ा, और ये सबसे कीमती चीज़ है जो निकल के आती है। जी, जो मिले हुए इंटीग्रेटेड स्कूल इस तरह के थोड़े से हैं। मैं कई में गया हूँ वहाँ, और मेरा हैरानी होती है, जो बच्चा बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, पर वो समझाता है किसी चीज़ के बारे में, वो इतनी गहरी चीज़ समझा सकता है आपको कि आपका दिल खुश हो जाता है। जी बिल्कुल। अगर वो देखते हैं दूसरे बच्चे, दे आर वेरी सपोर्टिव।
तो इससे पहले कि समस्या के दूसरे पहलुओं को हम छूने की कोशिश करें, सबसे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी बता देना शायद अच्छा रहेगा कि कितने तरह की डिसेबिलिटी है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि जो शारीरिक डिसेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक नज़र आती है, लेकिन जो मानसिक डिसेबिलिटी जो कुछ मिनटों के इंटरेक्शन के बाद समझ में आती है, उससे हमने कैसे डील किया है, जो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं। आपने जो पहले सवाल पूछा है जी कि जब डिसेबल्ड बच्चे का जन्म होता है तो परिवार पे क्या असर होता है। हमारे यहाँ तो बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जब लड़की पैदा होती है तभी डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। तो हैंडीकैप्ड बच्चे के पैदा होने पर परिवार में एक निराशा पैदा होती है और परिवार के लोग भी इस बात से वाकिफ़ नहीं होते हैं कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ये अपने आप में बड़ी समस्या है, क्योंकि इन बच्चों को जब हम सामान्य स्कूलों में लाएंगे तो निश्चित रूप से उस सिद्धांत को लागू करना होगा कि घर का वातावरण और स्कूल के वातावरण में सामंजस्य हो। ये सबसे पहली बात है। इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानने मेरा अनुभव ये है, मैं एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य रहा हूँ, NCERT का रीजनल कॉलेज था, कि हमने बहुत से बच्चों को एडमिट किया टीचर बनने के लिए जो बीएड करने आए या 4 ईयर BSc बीएड करने आए, जो खुद हैंडीकैप्ड थे। जैसे कुछ ब्लाइंड आए जिन्होंने किसी तरह से BA पास किया था या 12वां पास किया था। उनकी उपस्थित से बाकी अध्यापक जो ट्रेनी थे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और ये मैं समझता हूँ सबसे अच्छा तरीका है सारे अध्यापकों तक पहुँचने का कि वे इन बच्चों के बारे में जानें और इनको आगे जाकर जब वो स्कूल में जाएंगे तो किस तरह से विभिन्न डिसेबिलिटीज़ को हैंडल करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जी। यशपाल जी ने जो बात बताई है कि आपने और सर्वे में भी आया है कि 57% टीचर जानते ही नहीं, 87% नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने शिक्षा नीति में 1986 में कहा था कि हर अध्यापक को इन बच्चों का अध्यापक भी बनना चाहिए। इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। वो हम पूरी तरह से कर नहीं पाए। दूसरी बात कि केवल वहीं से नहीं होगा, हमारे जो इन सर्विस एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर भी, ये सर्वे में ये बात भी आई है कि बहुत से लोगों के जो प्रोग्राम हुए वो बहुत छोटे हुए हैं या हुए ही नहीं, तो उन्हें हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसका समाधान एक ही है कि हर हैंडीकैप्ड बच्चे को विशेष रूप से इन्हीं स्कूलों में ले जाया जाए, माता पिता का सहयोग लिया जाए, और एजुकेशन केवल टीचर एजुकेशन से भी नहीं होगा जी। जब तक आप पेरेंट्स को नहीं लेंगे, पेरेंट्स को भी लेना आवश्यक, उनको साथ में लेना होगा। प्रोफेसर रामपाल, लेकिन इसमें एक विवाद ये भी है कि ज़्यादातर हम कोशिश ये करते हैं क्योंकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टीचर्स को खासकर ट्रेनिंग देने पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, टीचर भी खासकर उन बच्चों के लिए अपने को ट्रेन होने में शायद उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता है, तो इसीलिए ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा हम कराते हैं, लेकिन प्री ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं यानी कि जॉब ज्वाइन करने से पहले की ट्रेनिंग वो नहीं होती है। क्या ये खास वजह है? एक वजह तो है कि हमने इंक्लूजन क्या है या सभी के लिए एक साथ मिलकर सीखने की क्या ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा हमने गौर नहीं दिया है। और अब ये सच है कि खासकर प्रारंभिक स्कूल में 8वीं तक अब राइट टू एजुकेशन भी आया है। उसके अंतर्गत भी टीचर्स को ये समझना कि कैसे स्कूल बल्कि बच्चों को छांट कर बाहर करता है, उनको ये आत्मविश्वास नहीं देता कि सब हर बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, कोई डिसेबल्ड भी नहीं है, और इसलिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे कैसे स्कूल में आते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। पर ये जो स्टडी है ये दरअसल माध्यमिक स्तर की स्तरी है, तो कितने बच्चे तो 8वीं में ही 8वीं से पहले छट गए हैं, वो आते ही नहीं है सेकेंडरी स्कूल में। इसलिए और भी ज़रूरी है स्टडी को देखना कि सब आना चाह रहे हैं, और हमारे सामने चुनौती है कि हम ये ट्रेनिंग कैसे दें। अक्सर ये ट्रेनिंग्स क्या हो जाता है कि एक सेशन हो जाता है, बस एक लेक्चर हो गया 1 घंटे का, या अलग अलग तरह की क्या डिसेबिलिटीज़ हैं उसको पहचानना वो अपने में पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो राजपूत जी कह रहे थे कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उन टीचर्स को लें जो खुद डिसेबिलिटी के साथ हैं, शायद वो बेहतर समझ पाएँ उनकी सेंसिबिलिटीज़ को। नहीं, पर वो कोई अलग करने की बात नहीं है ना। वैसे तो स्टूडेंट्स आते हैं और भी स्टूडेंट्स आए, हम इनकरेज करें। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दृष्टिहीन नेत्रहीन स्टूडेंट्स अगर आते हैं दृष्टिहीन, तो उनके लिए अलग से है रिजर्वेशन भी है, सीट्स हैं, मगर हर टीचर को समझना है कि सभी तरह के बच्चे, और हम अक्सर पहले चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कह देते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कह देते हैं, कुछ अलग नाम तो रख देते हैं, पर ये जो फीलिंग है कि सब डिफरेंटली एबल्ड हैं और किसी की क्षमता पर अलग न किया जाए, खासकर जबकि मानसिक क्षमताओं की बात आती है।
डॉक्टर तुली, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बताइए कि जिस तरह से पहला सवाल ही मैंने ये किया था कि जो घर से जो बर्ताव शुरू होता है उस बच्चे के साथ जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, जिस बच्चे की ज़रूरतें अगर माँ बाप नहीं समझे। एक बच्ची हमारे यहाँ है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैर से लिखती है जी। और पैर से अपने सब काम करती है, खाना खाने से लेकर जूते पॉलिश करने तक जी। तो अब वो चूंकि माँ बाप जागरूक हैं और उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो वो आते हैं, हमारी सारी काउंसलिंग को समझते हैं और जिस तरीके से उसको बड़ा कर रहे हैं वो खुद हैरान है कि बच्ची कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। क्लास में फर्स्ट आती है, अच्छे से अच्छा डांस करती है और गाना गाती है। उसमें इतने गुण हैं, एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना अच्छा काम करती है। तो ये तो शारीरिक विकलांगता की बात मैं आपको बता रही हूँ, पर अगर हम और डिसेबिलिटीज को भी देखें, अगर जिक्र करें अलग-अलग तरह की, जैसे हाँ जी, मानसिक विकलांगता का कुछ जिक्र तो अभी किया है मेरे से पहले जो सज्जन बोल रहे थे, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मानसिक विकलांगता भी बहुत तरह की होती हैं और उसमें हर एक का अलग अलग इलाज होता है और उनको बच्चों को स्कूल में इंक्लूड करने के लिए अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे ऑटिज्म के बच्चों का तरीका अलग होता है, जो डेवलपमेंटली डिलेड हैं उनको दूसरे तरीके से किया जाता है, जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है या जो स्लो लर्नर्स हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। जी जी। तो डॉक्टर तुली, मैं आपके पास वापस आती हूँ करने के लिए बिल्कुल ये पहल होनी चाहिए। मैं आपके पास वापस आती हूँ, दूसरे पैनलिस्ट से बात करती हूँ। यशपाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो एनसीईआरटी का सर्वे है ये बता रहा है कि जो ओवरऑल जो एनरोलमेंट है ऐसे बच्चों का वो बढ़ा है अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन लड़कियों का जो एनरोलमेंट है वो घटा है, डिसेबल जो लड़कियां हैं, ये क्या इंडिकेशन है? हैरानी क्यों है कि लड़कियों के खिलाफ तो इस देश में बहुत कुछ होता रहता है जी। आसान तरीका मिल जाता है लड़की के खिलाफ कुछ करने का, ये तो बहुत गलत बात है। बात ये है कि मैं एक चीज़ पे आना चाहूँगा कि ये उनको किसी तरह से अलग करना अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है और बाकी स्कूल के लिए अच्छा भी नहीं है। स्कूल के लिए अच्छा तब है जब इंटीग्रेटेड एक साथ पढ़े जी। 20% बच्चे किसी न किसी तरह से या 10% बच्चे इस तरह के हों और करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं वो इनको सिखाते हैं और इनसे सीखते भी हैं। जी, जी। मुश्किलें सीखते हैं और उनका पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। मैंने देखा है कलकत्ते में एक स्कूल के साथ मेरा इस तरह से रिश्ता बना, तो वहाँ मैंने देखा किस तरह से सब बच्चे बढ़ने लगे, हर एक का फ़ायदा हुआ। जी जी। और ये अगर तो दर्शकों की जानकारी के लिए एक डेटा ये है कि करीब करीब 28 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो डिसेबिलिटी का शिकार हैं फ़िलहाल, जो कि तकरीबन 2% है ओवरऑल जो पॉपुलेशन है। 6 से 13 साल के बच्चों का हम ये जिक्र कर रहे हैं, यानी छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं। और प्रोफेसर रामपाल जो ये जिक्र में कर रही थी कि लड़कियों की जो एनरोलमेंट है उसमें गिरावट आई है, क्या वाकई ये जो हमारे समाज में हम जो फ़र्क देखते हैं ये उसका प्रतीक है या आप इसके पीछे कुछ और भी देख रहे हैं? कि कहाँ से डेटा है, मतलब कहाँ से गिरावट आई है मुझे बहुत स्पष्ट नहीं कि कब से कब गिरावट आई है, उसके क्या कारण है ऐसे बोलना संभव नहीं है। असल में ये जो डेटा एनसीईआरटी का आया है उन्होंने ये कहा है कि ओवरऑल जो एनरोलमेंट है डिसेबिलिटी जिन बच्चों में है उनका 13 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में उन्होंने किया है, तो वो घटा है 3 यूनियन टेरिटरीज में, लेकिन लड़कियों का ओवरऑल घटा है। सिर्फ इस एक कथन से कहना मुश्किल है कि क्या कारण है कि पहले पिछले साल ज्यादा था पर इस साल कम है। अगर एक साल में घटा है तो एकदम तुरंत इसका निर्णय मतलब क्या कारण है कहना मुश्किल है। पर एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी जैसे स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज टीचर्स के लिए जब बनते हैं, थोड़ा सा इसमें ना देश भर में एक नई समझ की ज़रूरत है। अभी तक स्पेशल एजुकेशन को बहुत क्लिनिकली देखा गया है, जैसे कि बहुत डॉक्टरी के रूप से क्या इसमें कमी है। और जो संस्था है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहलाती है, रिहैबिलिटेशन अपने आप में एक शब्द जो है वो उसको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, जैसे कि जिसमें कि ज़्यादा इंक्लूजन आए। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन अगर चाहेंगे तो फिर हमारी अपनी समझ, सिस्टम की समझ और किस तरह से टीचर्स को ट्रेन करना है वो और ज़्यादा हमारी सघन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जो सवाल प्रोफेसर यशपाल ने उठाया है कि किस तरह से जो मेन स्ट्रीमिंग है उस पर ध्यान दिया जाए या अलग से जो खास स्कूल हैं उस पर ध्यान दिया जाए। हम जानते हैं कि जब आम स्कूलों में इन खास बच्चों को भेजा जाता है तो उसकी भी अपनी समस्याएं हैं। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे और खासकर वो चुनौतियाँ देखेंगे जो इन बच्चों को पढ़ाने के रास्ते में आती हैं। ब्रेक के बाद
हम बात कर रहे हैं उन खास बच्चों की जो एनसीईआरटी के सर्वे के मुताबिक आम स्कूलों में जाना चाहते हैं, रेगुलर स्कूलों में जाना चाहते हैं, जिन्हें हम पहले डिसेबल और स्पेशली एबल्ड हम बच्चे कहते हैं। वो बच्चे जिनको कि जिस्मानी के अलावा जो मानसिक तौर पर भी जिनकी डिसेबिलिटी है, हम उनका खासकर जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर तुली, ये बताइए कि जब आप इन बच्चों के साथ काम करती हैं, इनको पढ़ाने की जब कोशिश हम करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं? हम बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है उससे हट के अगर हम बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रेनिंग की, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा खलती है, रास्ते में आती है? मेरे विचार से जो खास चुनौती है, अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट करने लगते हैं और स्कूल भेजने लगते हैं, तो स्कूल वालों की जो जिम्मेवारी है वो एक तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने की है, एक स्पेशल एजुकेटर्स को अपॉइंट करने की है, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को समान अवसर दिए जाएं। जब हम एबल और डिसेबल को इकट्ठे पढ़ाते हैं तो एक तरीके से तो पहले सोशल इंटीग्रेशन होता है, असेंबलीज में, लंच टाइम में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटी में, और एकेडमिक्स के लिए हमें थोड़ी तपस्या करनी होती है कि इनिशियली हम उनको तैयार करते हैं रेगुलर क्लास में भेजने के लिए। जैसे स्लो लर्नर्स को हम एक एक सब्जेक्ट स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा जब पढ़वाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स में वो लोग अच्छे हो जाते हैं, तो उस सब्जेक्ट्स की क्लास में, रेगुलर क्लास में उनको भेज दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है तो उसमें फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो अच्छा पढ़ने लगते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर ये देखा जाता है कि 20 में से 11-12 बच्चे रेगुलर क्लास में चले गए हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ में समान अवसर दिए हैं। उनको खेलने के लिए भी बहुत मौके दिए गए, उनको कल्चरल में भी डाला, उनको बच्चों के साथ पीयर ग्रुप इंटरैक्शंस जिसे हम कहते हैं वो करने दिया, तो काफी फर्क पड़ा। लेकिन डॉक्टर तुली, इसके अलावा शिकायतें इस तरह की भी आती हैं, की बात मैं कर रही हूँ डॉक्टर तुली, शिकायतें इस तरह की भी आती हैं। कमी है, अभी हमारे यहाँ सब टीचर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुई हैं। जो रेगुलर क्लास की टीचर्स हैं उन्हें भी स्पेसिफिक नीड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी बहुत सालों से चल रहा है, और हमने 97% टीचर्स की प्लेसमेंट हर साल की है। जी। उसकी दरकार बहुत ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना बड़ा नंबर आपने अभी कोट किया, उसको एक छोटे नंबर ट्रेन टीचर्स नहीं कर सकते हैं। तो हर रेगुलर स्कूल में स्पेशल सेक्शंस बनाकर सोशल इंटीग्रेशन और फिर साथ में पूरा इंक्लूजन एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ओवरनाइट हम ये नहीं कह सकते कि अगर रेगुलर स्कूल में बच्चे को लिया है तो वो एकदम उसी क्लास में जाके एकदम पढ़ने शुरू हो जाएगा। डॉक्टर तुली, आपकी बात का जवाब प्रोफेसर रामपाल देना चाहती हैं। किया जाए। जी, प्रोफेसर जैसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है उसको मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, उसको ब्रेल ट्रेनिंग दी जाती है, और जो दरअसल ये जो है ना कि हम बाद में उनको रेगुलर में करें, ये सही नहीं है। शुरू से ही पहले दिन से बच्चे अगर एक साथ पढ़ते हैं तो उनका अपनी जो आत्म छवि है वो बनती है कि हाँ, हम किसी से कम नहीं है, हम भी पढ़ सकते हैं। आपने अलग जैसे ही बच्चे को लेबल दे दिया, चाहे कुछ भी कहा, तो वो उसके लिए डीमोटिवेटिंग है। इसलिए जो आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है कि अगर अनलेस बहुत ही ज़्यादा इस तरह की डिसेबिलिटी है या प्रॉब्लम है, अदरवाइज सबको साथ रखिए और टीचर्स को ट्रेन करिए। लेकिन इसके अलावा शिकायतें इस तरह की आती हैं कि उन बच्चों को जो है परेशान किया जाता है, उन बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होती है दूसरे बच्चों को देखकर। टीचर्स इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप अलग सेक्शन बनाओगे, लेकिन अगर आप एक साथ रखोगे, लेकिन इसके पीछे एक दलील ये भी दी जाती है कि जब सब बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ डिसेबिलिटी के साथ, तो शायद वो एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चे जब उन्हें टीज करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो शायद एक बच्चे इसीलिए टीज करते हैं क्योंकि समझते नहीं है कि ये भी हमारे दोस्त हैं, मुझ में ये है तो इसमें ये है, किसी और में कुछ है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही समझना, बच्चे नहीं टीज करते अगर शुरू से ही वो समझते। मैं इस बात को इंक्लूसिव एजुकेशन के बात को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा, to connect it with a very big issue at the moment. आपको मालूम है कि ये राइट टू एजुकेशन में 20-25% बच्चे पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं, गरीब बच्चे, और बड़ा सवाल उठता रहता है पब्लिक स्कूल वालों से कि गरीब बच्चे आएंगे, हमारे बच्चों के साथ बैठेंगे, हाउ दे विल फील, उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, ये ठीक से खाएंगे नहीं, ठीक से बैठेंगे नहीं, ठीक से अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। अभी तक चलता रहता है हर वक्त। We are not tuned to be inclusive, and unless we become inclusive, सारी सोसाइटी बनेगी तो इस प्रॉब्लम का हल नहीं बनेगा। एक चीज जो भी कहा कि स्लो लर्नर, आपने किसी को स्लो लर्नर बुला दिया तो फिर उसको
अच्छा लर्नर बनाना बहुत मुश्किल है। जी, तो मैं आपको इससे पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, एक महत्वपूर्ण डेटा है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि जो स्कूल्स हैं, जो एनजीओस के जरिए चलाए जाते हैं, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन जो स्कीम्स हैं, DDRS जिनको कहा जाता है, उनकी तादाद 498 है। और अगर एक बड़ी स्टडी हम देखें 2003 में जो की गई है, उसमें पता चलता है कि 3200 ऐसे स्पेशल स्कूल चलाए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो यानी कि जो बच्चों की तादाद 28 लाख बताई जा रही है 6 से 13 साल के उम्र के, और उसके लिए 3200 स्कूल्स हैं। स्कूलों की तादाद तो बहुत कम नहीं है, लेकिन कितना ध्यान दिया जाता है ये महत्वपूर्ण है। जी, स्पेशल स्कूल्स है ना। जी, इंक्लूसिव समस्या तो हम लोग जानते हैं। समाधान के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, भोपाल में एक आशा निकेतन नाम की संस्था है जो डिसेबल्ड बच्चों की देखभाल करती है। जी, बीएड के 30 ट्रेनीज को वहाँ भेजा गया था, सबके सब लड़कियाँ थीं। उन्हें साल भर हर हफ्ते एक दिन जाना था, और यही उद्देश्य था कि ये उन बच्चों के बारे में जाने जिससे कि जनरल स्कूलों में जाकर के ये काम कर सकें। उन सब ने मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। बाद में हम कई लोग लेकर के वहाँ गए, जी, उनसे बात की, सारी बातें हुई, और साल के आखिर में जब उन 30 लोगों को बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा हम उन स्कूलों में काम करना चाहेंगे जहाँ ये बच्चे अवश्य हों, क्योंकि हमने सीखा है कि इन बच्चों के रहने से, इनके साथ काम करने से उनको सिखाया कम, सीखा ज़्यादा। ये एक वाक्य बहुत अच्छा था कि उन बच्चों के साथ काम करके हम लोगों ने उन्हें क्या सिखाया, लेकिन हमने बहुत सीखा। तो अगर बच्चे साथ आते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में विशेष रूप से हमें उन टीचर को लेना चाहिए जो हैंडीकैप्ड हैं, और उनके साथ जब बाकी की ट्रेनिंग होगी तो ये जो सबसे बड़ी समस्या का समाधान है कि हर टीचर इन बच्चों का भी टीचर होता है, इनके बारे में उसे जानकारी देनी चाहिए। ये दृष्टिकोण परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे टीचर एडुकेटर हो। यही आपने चूंकि सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपसे ये जानना कि जो सरकारी जिसे एपैथी कहा जाता है, या जो लापरवाही है, वो किस हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार है। फंड्स की कमी हमने देखा है, या जिस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, आप सरकार को किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, वहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है। सरकार की एपैथी, ब्यूरोक्रेसी और वो जो चीज़ें वो सारे उस पर लागू हैं। मेरा ये विचार है कि देश के 70% बच्चों को आज भी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा जो स्वीकार स्तर की नहीं है, उसके नीचे की मिलती है। जी, करीब 25% प्राइवेट स्कूलों में और 5% से 10% गवर्नमेंट स्कूलों में अप टू द एक्सपेक्टेड लेवल बच्चे होते हैं। तो उसको सरकार कभी कर नहीं पाई। सरकार की व्यवस्था बहुत पुराने ढंग से चल रही है, संस्थाएं वैसे ही चल रही हैं। फंड्स होते हैं, लेकिन बजट के फरवरी मार्च में फंड्स कट हो जाते हैं। फंड जिनको जल्दी पहुंचना चाहिए वो मार्च के अंत में पहुंचते हैं। ये चीज़ें तो परपेचुअल हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि वो दृष्टिकोण परिवर्तन अगर सरकारी व्यवस्था में आ जाए, प्रबंधन में आ जाए, मैनेजमेंट में आ जाए, तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। अब हमारे पास आईसीटी है, सब है, लेकिन अभी तक दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं हो पाया है। प्रोफेसर रामपाल, जब स्कूल आनाकानी करते हैं, जाहिर हम जानते हैं कि उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। हेयरिंग एड्स की हम बात कर रहे हैं, या और भी तरह के जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उन खास बच्चों के लिए, तो उनके लिए बहुत आसान है मना कर देना उन बच्चों को एडमिट करने के लिए। हमारे पास क्या तरीका है, क्या मैकेनिज्म है कि हम उन्हें फोर्स ना करें बल्कि कन्विंस करें कि उन बच्चों को पढ़ाएं? वो एक तो 8वीं तक तो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उनका अधिकार है, और इसलिए सरकार को भी देना है और कहीं से भी स्कूलों को लाना है तो सरकार ने रखा भी है, इसके लिए प्रावधान है और दिया जा रहा है। क्रचेस देने हैं, ये चीज़ें देनी है, तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी दिया जा रहा है जहाँ जहाँ सक्रिय है। केसेस हम सुनने में ऐसा आता है कि डिसेबल बच्चे को एडमिशन नहीं दिया नहीं, मगर वही मैं कह रही हूँ, अब हो रहा है जहाँ जहाँ सक्रिय है डिस्ट्रिक्ट्स इस चीज़ को लेकर, और जहाँ जनता भी सक्रिय है, बिकॉज ये अब राइट है, तो जनता में कोई भी जाके लोगों में जाके अगर वहाँ मांग कर सकता है तो ये होगा। तो पर एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा चिंता जिसकी है कि खासकर मानसिक विकलांगता, ये एक दो तरफा एक औजार है। एक तरफ से तो समझना मुश्किल होता है, मगर दूसरी तरफ से बहुत आसान भी होता है किसी को कह देना कि ये मेंटली चैलेंज्ड है या ये मेंटली डिसेबल्ड है, जो अगर जैसे बाकी देशों में हो भी रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कह दिया जाता है,
क्योंकि हम उनको स्कूल में नहीं इंगेज कर सकते। अगर वो नहीं इंटरेस्ट लेते हैं या ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनको दवाई दी जाती है। तो उसका भी एक डर है कि हम दूसरी तरफ मानसिक विकलांगता को कैसे समझते हैं और बहुत आसानी से बच्चों पर ये लेबल ना लगाया जाए। डॉक्टर तुली, आखिरी बात आपसे करना चाहती हूँ, संक्षेप में ये बताइए कि 3 ऐसी कौन सी खास ज़रूरतें हैं सोसाइटी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर, जो इन बच्चों को ज़रूरत बन जाती है? 3 कोई ख़ास चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि स्कूल का रिकग्निशन तभी होगा जब जो हमारी आवश्यकताएं हैं समेकित शिक्षा के लिए वो पूरी की जाएं, जैसे कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो, ट्रेन टीचर्स हों और लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल एज पर चाइल्ड्स डिसेबिलिटी हो। दूसरी चीज़ ये है कि समाज में दृष्टिकोण अगर बदलना है तो समान अवसर देने ही होंगे, इसको कोई मना नहीं कर सकता। स्कूल में जब बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो कहते हैं हम ले तो लेंगे पर ना तो हमारे पास इनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस हैं, ना बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है, ना हमारे पास टीचर्स हैं। पर ये क्यों कह रहे हैं? अगर सरकार ये प्रोविज़न दे दें कि हर स्कूल में जैसे सामान्य क्लास के लिए टीचर है वैसे स्पेशल क्लास के लिए टीचर हो और बाद में सामान्य और स्पेशल क्लास को इंक्लूड किया जाए एक दूसरे के साथ, तो फिर कोई कारण ही नहीं है कि समेकित शिक्षा नहीं हो सकती। इंक्लूसिविटी का पूरा माहौल होना आवश्यक है। और तीसरी चीज यह है कि समाज में बार बार इस बात की जागरूकता और पैदा करनी होगी, पहले से ज्यादा है लेकिन और करनी होगी कि हर बच्चा अपनी अपनी आवश्यकताएं लेकर आता है और उसकी पूर्ति करना हम सबका कर्तव्य है। तो जहां ये एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ किसी किस्म के कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहेंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। हालांकि इस बात को लेकर बहुत अच्छे से चारों डिसेबिलिटी का हो रहा है। शुक्रिया डॉक्टर तुली। तो ये बात को लेकर थोड़ा सा विवाद है कि आखिर पहले दिन से उन्हें वैसी शिक्षा दी जाए या धीरे धीरे उनका एसिमुलेशन किया जाए। प्रोफेसर रामपाल इस बात से सहमत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमा तुली, प्रोफेसर अनीता रामपाल, JS राजपूत जी और साथ ही प्रोफेसर यशपाल। तो साफ तौर पर जिस तरह से इस प्रोग्राम की शुरुआत इस बात से हुई थी कि इन खास बच्चों के साथ एक खास ट्रीटमेंट जो माँ बाप को करना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इन बच्चों के लिए ट्रीटमेंट घर से शुरू होकर स्कूल से और फिर नौकरियों तक जाए, तभी शायद बात बनेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।